हेलो एवरीवन, ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने डिस्कस किया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। जिन लोगों ने भी अभी उस चीज़ को, उस लेक्चर को नहीं देखा है, वो जाइए लेक्चर्स को देखिए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं उस पर। आप जाके उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसका नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से। अभी हम लोग को पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, जो भी ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलैटरल में भी यूज़ हो जाता है, नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल दिया होगा उसमें भी यूज़ हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी इजी होती हैं, बेसिक होती हैं कि हर जगह यूज़ होता है। बस आपको मिल जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? जिनका कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया भी था कि कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा कब? जब इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो गया, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम मान लेते हैं इसकी साइड ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। कुछ लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालें हम। परपेंडिकुलर बेस कैसे निकालते हैं? जब कोई आपको एंगल दिया जाता है, मान लीजिए ये एंगल दिया गया थीटा, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और इससे लगी हुई साइड होती है बेस। और सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है, यानी 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण बोलते हैं, है ना। तो ये कर्ण को हम मान लेते हैं सी, यानी कि सी आपकी सबसे बड़ी भुजा है। और पी, जो ए और बी है, ये परपेंडिकुलर और बेस। समझ में आई बात? तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में यही कहा गया है कि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यहाँ से ये कई सारे फार्मूले बनाते हैं। अब इन्हें में इधर उधर ट्रांसफ़र करके, जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ये तीन फार्मूले बन के सामने आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है ये बात? तो ये तो बेसिक था, एकदम बेसिक था, ये आपको पता होगा। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पर। अब दूसरी बात, आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है? आपको बेसिक यूनिवर्सल फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, हाफ हाइट इनटू बेस। हाइट क्या होती है? जब सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची जाए, है ना। हाइट वही होती है, अल्टीट्यूड वही होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है साइड, इसका मतलब यही तो हाइट है। तो हाइट इनटू बेस यानी ए इंटू बी। सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को एरिया निकालने का, क्वेश्चन में जो भी एरिया पूछी गई हो, सबसे आसान तरीका हाफ हाइट इनटू बेस। तो हाइट क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, और बेस ही है, तो परपेंडिकुलर इनटू बेस का आधा, ठीक है। अब आते हैं पेरीमीटर पे। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। और यहीं से आप एस निकाल सकते हैं, सेमी पेरीमीटर आधा हो जाएगा इन लोगों का। फिर आप निकाल लीजिए और भी कुछ, कैपिटल आर निकाल लेते हैं, मतलब सर्कम रेडियस। पता होगा आपको सर्कम रेडियस क्या होती है? इसमें होते हैं कर्ण का आधा। आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, यानी c/2। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा किसी भी, अगर एक सर्कल खींचते हैं आप और सर्कल में ये अगर एक कॉर्ड ना होके सबसे बड़ी कॉर्ड हो जाए, यानी जिसको आप बोलते हैं डायमीटर हो जाए। अगर ये डायमीटर है तो यहीं कहीं ओ पॉइंट रहा होगा, ये रेडियस रही होगी, है ना। तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सर्कल जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। ये थ्योरम होती है कि अगर ये डायमीटर है, डायमीटर पर कोई त्रिभुज बनाया जाए जो कि जिसका एक शीर्ष पेरीमीटर पे हो, तो वो होती है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर इसको आप एक सर्कल में अंदर कर दें, इसके सर्कमस्क्राइब कर दें, तो आप क्या पाएंगे कि ये पूरा सर्कल जो होगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से होता हुआ पास करेगा, जिसको आप बोलते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या करेगा? आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा। किसको? ये क्या है?
90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, कर्ण का आधा हो गया। समझ में आया? तो आपको फिलहाल याद करना है कर्ण का आधा होता है क्या? सर्कम रेडियस। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए माध्यिका हम खींच देते हैं Q से, मान लीजिए एक माध्यिका खींच देते हैं, ये मध्य बिंदु है, अगर T पॉइंट मान लेते हैं, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये आधा आधा बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, ये तो होना ही है। लेकिन अगर माध्यिका आप खींचेंगे तो वो माध्यिका भी बराबर होगी इन्हीं दोनों पार्ट्स के। मतलब जितना सर्कम रेडियस होती है उतनी ही माध्यिका होती है। सर्कम रेडियस इक्वल टू C/2 कर्ण का आधा, और यही होती है मीडियन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं फिलहाल, जितना भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है इन रेडियस के ऊपर। इन रेडियस क्या होती है? ABC/4 डेल्टा होता है सर्कम रेडियस, और ये डेल्टा/S होता है। डेल्टा/S से दो फार्मूले हम निकालेंगे अभी। देखिए, डेल्टा/S से दो फार्मूले हम निकालते हैं। कौन कौन से? पहली बात तो डेल्टा होता क्या है आपके हिसाब से? हाफ हाइट इंटू बेस, यानी A इंटू बी अपॉन S क्या हो जाएगा? A + B + C/2, यही हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए अगर, तो आपको क्या मिलने वाला है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा रेडियस की एक वैल्यू AB अपॉन A + B + C। एक वैल्यू ये आ गई रेडियस की, ये है इन रेडियस, है ना? स्मॉल r इन रेडियस है, ये नोट कर लिया होगा। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहीं से एक और फार्मूला पहले निकाल लेते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला? आपने कहा कि अगर हम इसको डेल्टा को डेल्टा ही रहने दें, इसको डेल्टा ही रहने दें, और इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर दें। हाँ, इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इधर ट्रांसफ़र करते ही आपको क्या मिल जाएगा? रुकिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको दूसरा वाला फार्मूला वो हम डिराइव करते हैं। पहले इसको पूरा सॉल्व करके दूसरा फार्मूला निकालते हैं, जो आपको रटा हुआ होगा A + B - C/2, है ना? ये इतना आपका आया है यहाँ से। अगर हम ऊपर और नीचे A + B - C से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई परेशानी, चूँकि ऊपर नीचे दोनों साइड में कर रहे हैं इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? अब आ जाइए, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर तो ऐसे ही रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, A + B - C, और नीचे क्या हो जाएगा? A + B + C, A + B - C, यानी A² - B² बनेगा। देखिए, अगर इन सबको इतने को हम अलग अलग ब्रैकेट में कर दें तो देखिए बन रहा है कि नहीं? ये पूरा A हो गया, ये पूरा पार्ट, ये इतना A हो गया, ये B, ये पूरा A, ये B। आपने पढ़ा है A + B - B क्या होता है? A² - B²। तो A + B का स्क्वायर हम डायरेक्ट ओपन करके लिखते हैं, A² B² और C²। सॉरी, A² B² + 2AB और माइनस C² क्या होता है? A + B मतलब A² - B², यही तो होता है फॉर्मूला A + B - B का। तो ये मैंने ओपन करके लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अभी मैंने आपको बताया A² B² की वैल्यू क्या होती है? A² + B² C² के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम अभी लिखवाई थी मैंने। तो वहाँ से इसको पूरे को आप क्या लिख सकते हैं? C² लिख सकते हैं। इस पूरे को अगर आपने C² लिखा तो देखिए C² से C² कैंसिल हो गया, आसान हो गया थोड़ा सा। अब फिर आपको दिख रहा है AB से ऊपर नीचे ये कैंसिल हो रहा है, तो R की वैल्यू सीधा सीधा जो बची है वही होता है फॉर्मूला। R की वैल्यू आ गई A + B - C/2, और यही होता है फार्मूला। ये था दूसरा वाला फार्मूला। आगे बढ़ते हैं फिर। यहीं पे लिख देते हैं स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है? A + B - C/2। ठीक है। अब यहीं से अब तीसरा फार्मूला हम निकालते हैं। r की वैल्यू हमें पता है और हम फार्मूला क्या लगाते हैं? देखिए R = होता क्या है? डेल्टा/S।
यही होता है। तो यहाँ से r की वैल्यू उठा के रख सकते हैं यहाँ पे, तो रख दीजिए, हम इसी को मिटा के इसी में इम्प्रोवाइज़ कर दे रहे हैं। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इंटू आर, और r की वैल्यू आपने लिखा है a प्लस बी माइनस सी बाई 2, यही लिखा है। अगर हम इसमें ऊपर नीचे c जोड़ दें और घटा दें, ऊपर नीचे नहीं, मतलब यहीं पे c ऐड कर रहे हैं, c माइनस कर रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, अब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी को एक साथ लिख दीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी ये हो गया, और ये माइनस 2c हो जाएगा, सी माइनस 2c। हम लिख देते हैं अपॉन 2 लिखना था, हम अपॉन 2 थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं, जिससे हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाए। कैसे बनेगा, ये क्या होता है, पूरा s की वैल्यू होती है, सेमी पैरामीटर होता है, तो ये सेमी पैरामीटर हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आपके पास फार्मूले के फॉर्मेट में आ जाएगी। डेल्टा यानी होता है एरिया, है ना, एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगी, एस माइनस सी, ये हो जाएगी डेल्टा की वैल्यू। ये फार्मूला क्या आ गया, देखिए ये पूरा हो गया सेमी पैरामीटर एस माइनस सी, क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए, तो सी की वैल्यू अभी मैंने क्या लिखाया, सी अभी मैंने लिख के दिखाया था आपको कि होता क्या है, आर इक्वल टू सी बाई 2, अभी ये फार्मूला लिखा था आपने। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, 2r लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। अगर c की वैल्यू यहाँ पे 2r रख दीजिएगा तो फॉर्मूला एक नया क्रिएट होगा, डेल्टा इक्वल टू एस माइनस 2r, तो वो हम लिख नहीं रहे हैं, वो आप दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको एकदम समझ में आ रही होंगी, तो आप याद कर लीजिए। सबसे आसान से फार्मूला क्या है, पहली बात तो एरिया का फार्मूला याद हो गया होगा, यूनिवर्सल फार्मूला है। अगले पे आते हैं पैरामीटर, ये भी याद होगा, तीनों साइड्स का सम होता है। फिर आपको निकालना था कैपिटल R, यानी सर्कम रेडियस c/2 होता है, यानी पूरे कर्ण का आधा होता है, और यही होती है मीडियम, ठीक। और स्मॉल r आपने निकाल लिया, a प्लस बी माइनस सी, मतलब दोनों भुजाओं का योगफल, परपेंडिकुलर और बेस का एडिशन, और माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, और यहीं से दूसरा फार्मूला आया डेल्टा इक्वल टू एस माइनस सी। ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगली चीज़ों पर। आपको कभी भी अगर मिल जाए कि एक लाइन दी गई है Q से साइड PR पर खींची गई है, जैसे इसे ट्रायंगल में देखिए कोई एक लाइन है, आपको लिखा जाए Q से PR पर कोई लाइन QD खींची गई है, यदि अगर ये दिया गया हो कि QD इक्वल टू हाफ PR, मान लीजिए आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए, ऐसे दिया जाएगा, चूँकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस वजह से हम पहले ही बता दे रहे हैं। ऐसे लिख के अगर दे दिया जाए तो इसका मतलब है ये मीडियन है। क्यों, अगर ये हाफ PR है मतलब ये c/2 ही तो है। हाफ PR मतलब क्या, c/2, PR की वैल्यू हमने c माना है। तो अगर QD c/2 है तो आपको ये भी तो पता है कि ये भी c/2 होता है, ये भी c/2, यानी इसका मतलब ये केवल और केवल मीडियन हो सकती है। तो इस बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अभी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर्स पे। मेरे ख्याल से इसमें और कुछ खास बचा नहीं होगा, हाँ मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी हैं। परपेंडिकुलर्स पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि चलिए दूसरा फिगर बना देता है। देखिए एक ट्रायंगल हम बनाते हैं फिर से। मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाया हमने ABC, और इसमें BD कोई लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको हमने फिर से A माना हुआ है, इसको B माना हुआ है, और इस पूरी साइड को C माना हुआ है, ठीक है। BD अगर परपेंडिकुलर है तब क्या क्या कंडीशंस बनती हैं वो हमें देखनी है ना। सबसे पहली कंडीशन, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लीजिए, अगर इसको आपने थीटा माना तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा ये आपने क्या माना है, 90 माना है टोटल, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, हमने B को 90 डिग्री माना है। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। माइनस करके आप देख लीजिए 180 में से, तो ये आ गया थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो आप क्या कह सकते हैं कि हम सिमिलरिटी लगा देंगे। सिमिलरिटी किस में लगा रहे हैं हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, एक बार ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, और इसके सिमिलर कौन सा ट्रायंगल हम दिखा सकते हैं ये देख लीजिए। ट्रायंगल अगर ABC लिया तो हमें लेना पड़ेगा BDC। देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ABC अगर लिया आपने तो देखिए एंगल A 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे क्या है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, देखिए ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा लिख लीजिए। ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ एंगल A बराबर है, इसमें ये वाला एंगल बराबर है, यहाँ ये थीटा, सॉरी पूरे ट्रायंगल में ये थीटा है, तो 1 सेकेंड, BDC नहीं होगा BCD होगा ना, ABC, हाँ सही है, तब सही लिखा है। देखिए एंगल A ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल B 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल D 90 डिग्री, यहाँ एंगल C दोनों में कॉमन एंगल है। आपने अगर सिमिलरिटी प्रूफ कर दी तो आप तुरंत निकाल सकते हैं इनका रेशियो। हम AB निकाल लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं AB, और यहाँ से फिर लेना पड़ेगा BD, ठीक है। यहाँ से अगर हमने BC ले लिया है तो BC के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, CD या DC, जो भी आप ले लीजिए। और अगर यहाँ से हमने AC ले लिया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, BC, है ना। ये सिमिलरिटी लिख लिया। अब वैल्यूज लिख दीजिए। AB की वैल्यू हमें पता है A, BD हम मान लेते हैं P रहा होगा, या BD को BD ही रहने दीजिए, या P मान लेते हैं, ये P हो गया अगर। और हमने कहा BC क्या है, BC B है, CD हमें नहीं पता है, CD को रहने देते हैं। AC कितना है, AC C दिया गया है, और BC कितना है, B दिया गया है। अब यहाँ से हमें P निकालना होता है तो हम इनको हटा दे रहे हैं, इन्हीं दोनों को इक्वल करके आप निकाल सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे A/P। इन दोनों को इक्वल करके P की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं आप, AB/C। AB/C, यही P क्या होता है, BD। यानी जो परपेंडिकुलर आप खींचते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, हाइट इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब और आधार का गुणनफल बटे कर्ण, यही होता है जो आप BD निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो BD की वैल्यू लिख लीजिए, फिर अगले प्रूफ पे आते हैं। देखिए दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी थी आपको। सबसे आसान तरीका क्या है कि हम अगर इसका एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे, हाफ हाइट इंटू बेस, यही तो निकालते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया। लेकिन हम दूसरा तरीका अगर यूज़ करना चाहें, इसी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर हम चाहें तो BD भी तो हाइट ही है, और हाइट जिस पे ड्रॉप होती है वो क्या होता है, उसका बेस हो जाता है। तो अगर हम इसको हाइट और बेस मान के इसका एरिया निकाल दें, BD ये ऐसे ही रहने दें, और बेस क्या है इसका, C है, तब भी तो ABC त्रिभुज का ही एरिया आया है। अगर ये त्रिभुज का ही एरिया है, ये भी त्रिभुज का ही एरिया है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB/C। दोनों ही तरीके से आप वही चीज़ें निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको। अब आ जाइए अगले प्रूफ पे। यहाँ से भी AB/C ही आ रहा है, समझ में आ गया होगा ना दोनों तरीके से। अब आ जाइए अगला जो फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। तो आपको BD समझ में आ गया, BD कैसे निकालना है, हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करना है, मतलब इससे डिवाइड करना है हाइपोटेन्यूज से, और बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत काम की चीज़ है, अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। देखिए आपने अभी क्या कहा कि P की वैल्यू हमने क्या निकाला, AB/C, यही निकाला। अब इसको पलट दीजिए अगर, तो 1/P हो जाएगा C/AB। अगर इन्हीं का हम होल स्क्वायर कर दें तो ये होल स्क्वायर लग जाएगा हर जगह, होल स्क्वायर से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये होल स्क्वायर हमने कर दिया। लेकिन हमें क्या पता है C² किसके बराबर होता है, A² और B² के सम के बराबर होता है। अगर ये सम के बराबर होता है तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। अलग डिवाइड करते ही आपका एक नया फार्मूला तैयार होकर सामने आएगा। ये डिवाइड करिएगा तो A² कट जाएगा, केवल B² बचेगा, और यहाँ पे B² कटेगा, केवल A² बचेगा। इन्हीं को हम एक तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा
पहले ए स्क्वायर लिख देते हैं, फिर बी स्क्वायर लिख देते हैं, और ये आपका नया फार्मूला आ गया। ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि डायरेक्टली एग्ज़ाम में प्रूफ के तरीके से पूछा गया था, आपको ये दिया गया था कि P परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज पर, और दोनों साइड्स आपको दी गई थी A और B, और पूछा गया था कि इनमें रिलेशन क्या होगा। तो ऐसे ही ऑप्शंस दिए गए थे। ये डायरेक्टली मेंस के पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो याद कर लीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि ये फार्मूला भी है और ये मेंस के पेपर में आ भी चुका है, डायरेक्टली फार्मूला ही, ठीक। तो ये हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है, फिर से आपको सिमिलरिटी से दूसरा फार्मूला निकालना है। अभी हम सारे फार्मूले केवल देख रहे हैं, फार्मूले हो जाएंगे फिर आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। अब अगर फिर से हम सिमिलरिटी पे ही आ जाए, सिमिलरिटी लगाना है हमें इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स में। छोटे ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी लगाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये थीटा है, ये थीटा है, इसमें ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये 90। तो सिमिलर आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्या कहिए कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आप कह सकते हैं इसमें 90 डिग्री के सामने A दिया गया है, इसमें 90 डिग्री के सामने B दिया गया है। इनका रेशियो किसके बराबर होगा? इसमें थीटा के सामने AC है, हमें AD है, हमें नहीं पता है, हमें जो लेना है वही उतना लेते हैं। देखिए 90 माइनस थीटा के सामने इसमें P दिया गया है, और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने CD दिया गया है। और क्या दिया गया है? इसमें थीटा के सामने AD दिया गया है, और इसमें थीटा के सामने वही P दिया गया है, BD। फिर से ये इतना दिया गया है। अगर इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो हाँ मिल जाएगा आपको। देखिए इन दोनों को हम अगर साथ ले लें, इनको और इनको, तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? P को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, P स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू CD। ये भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि BD का जो स्क्वायर होता है वो किसके किसके AD और CD, यानी इन दो जो पार्ट्स बन रहे हैं, इन पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये भी एक फार्मूला है, इसका हमें यूज़ नहीं था, हटा दीजिए। समझ में आया? केवल हमने इसको और इसको सिमिलर प्रूफ किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम फार्मूले हो गए हैं, सारे फार्मूले हो गए हैं। एक दो और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर माध्यिका हमने खींचा है तो माध्यिका को केंद्रक, माध्यिका पर ही होता है, ये याद होगा आपको। केंद्रक अगर माध्यिका पर होता है तो केंद्रक क्या करता है? माध्यिका को 2:1, 2:1 में विभाजित करता है, पता होगा। अगर केंद्रक आप खींचते हैं तो वो माध्यिका पर होता है, तो हमने ये माध्यिका खींच दी। मान लीजिए BD हमने खींचा है, और अच्छा माध्यिका खींची है तो इसका मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर होगा ही, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा माध्यिका और ऊंचाई में, मतलब मीडियन और परपेंडिकुलर में, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। यहाँ कहीं हम मान लेते हैं सेंट्रॉयड रहा होगा। अगर ये सेंट्रॉयड केंद्रक रहा होगा, सेंट्रॉयड ना, सेंट्रॉयड इसको क्या करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये आपको याद होगा, बस रिवाइज करा रहे हैं। अच्छा इसके बाद आते हैं, एक और स्पेशल केस होता है, वो भी आप देख लीजिए जल्दी से। एक आता है समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा जो आइसोसेलेस है ना। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत सी खास बातें हैं और बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए तो। क्यों हो जाता है ये समझिएगा। अगर आइसोसेलेस दे दिया गया मतलब जिसके दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं यही दोनों तो बराबर हो सकती हैं, क्या ये भुजा किसी के बराबर हो सकती है? आपको मैंने बेसिक्स जब पढ़ाया था पहले ही क्लास ज्योमेट्री का, अगर आप देखिएगा तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कम से कम जो हाइपोटेन्यूज होता है वो, वहीं पे मैंने इसका वो बताया था फॉर्मूला, सी स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर कोई भी एक इक्वल हो जाएगा सी के, तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे रहेगा? सी सबसे बड़ी साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज किसी के बराबर नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ये दोनों ही आपस में बराबर हो सकते हैं, बाकी दोनों साइड्स अगर आइसोसेलेस है तो। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल थीटा थीटा हो जाएगा,
दोनों बराबर बराबर। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा प्लस 90 180 के बराबर। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 और 45। सबसे आसान होता है यही सॉल्व करना, क्योंकि अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हमेशा एंगल 45 हो जाएगा अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, उसके बाद जो हम मीडियन खींचते हैं वही मीडियन परपेंडिकुलर भी होती है। केवल कहाँ पे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हम मीडियन जो खींचते हैं वही परपेंडिकुलर भी होती है, यानी कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी ये मिल जाए कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते आपको मिल गया कि ये तीनों आपस में बराबर हो गए हैं और ये 90 डिग्री भी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये श्योर जान लीजिएगा कि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये हम अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चंस में, इसलिए आपको बार बार ये याद दिला रहे हैं। कैसे? कि ये तीनों जब आपस में बराबर हो जाए, मतलब जो ये हाइट है ये पूरी साइड का मतलब हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाए, और ये हाइट है यानी यहाँ 90 डिग्री भी बनाए और ये मीडियन भी हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये केवल और केवल राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। समझ में आया? तो इतनी बातें एक्स्ट्रा थी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए एक और लास्ट चीज़ बची हुई है, हम फार्मूले एक साथ लिखवा देते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करवा देते हैं। देखिए एक और फार्मूला बचा हुआ है, ये भी समझ लीजिएगा, माध्यिकाओं पे बेस्ड। मान लीजिए हमने ABC ट्रायंगल बनाया है, इसकी दो माध्यिकाएं ये खींच दे रहे हैं, L और M मान लेते हैं, ये AL और CM मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये माध्यिका पूरी साइड अगर कुछ भी मानिएगा उसकी आधा ही होगी। अगर ये माध्यिका है मतलब ये मध्य बिंदु है, तो ये साइड आपस में बराबर होंगी, ये साइड आपस में बराबर होंगी। ये बात क्लियर है? अगर हम आपसे कहें कि ये 90 डिग्री है, तो आप कहेंगे कि ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABL। तो त्रिभुज ABL अगर आप लीजिए तो त्रिभुज ABL में हाइपोटेन्यूज यानी AL का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर, और ये BC का आधा ही तो है, BL का स्क्वायर लिखेंगे तो BL क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था हमें तो लिखना चाहिए था कि AL का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो BL का स्क्वायर लिखना था, लेकिन हम BL नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको BC का फॉर्मेट चाहिए। तो BL की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC का आधा। देखिए ये बराबर बराबर है तो BC का आधा ही होगा, तो यहाँ BC का आधा लिख दीजिए और ये स्क्वायर। देखिए वही तो हुआ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, है ना? ऐसे ही सेम काम कर लीजिए, CM निकाल लीजिए। तो CM भी क्या है? CM भी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये BC स्क्वायर हो गया, और BC स्क्वायर के साथ में BM का स्क्वायर लिखना था, लेकिन हम लिख देते हैं AB का आधा है ये, तो AB का आधा और इसका होल स्क्वायर। इतने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला सामने आ जाएगा, AL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया गया है ना? और इसी को थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 और प्लस AB स्क्वायर बाई 4, ये इतना मिल जाएगा आपको। अब थोड़ा सा LCM वगैरह ले लीजिए और आसान बना दीजिए क्वेश्चन को। कैसे? देखिए BC स्क्वायर बाई 4 और प्लस 1 BC स्क्वायर, तो 1 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 यानी कितना हो जाएगा? 5/4। और ऐसे ही AB वाले में भी हो जाएगा, यानी इसी चीज़ को हम थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिख सकते हैं? 5/4 दोनों में हमने कॉमन कर लिया और आपका ये बन गया AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का सम, और ये तुरंत से आपका फॉर्मूला बन गया। अगर किसी क्वेश्चन में AL और CM दो माध्यिकाएं हैं तो आप कह सकते हैं कि AL और CM के स्क्वायर का सम क्या होगा? 5/4 होगा AB और BC के स्क्वायर के सम के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा AB और BC के स्क्वायर का सम क्या होता है? AC के स्क्वायर के बराबर। तो आप इसी चीज़ को चाहें तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं कि AL का स्क्वायर और
सी एम के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? 5/4 ए सी के स्क्वायर के। तो आप इसको याद कर सकते हैं। फॉर्मूला दोनों ही मिलेगा आपको, दोनों ही प्रूफ पूछा जा चुका है। प्रूफ मतलब आपको मेहनत नहीं करनी होती है, अगर आपको याद है तो चूंकि मेंस में आ चुका है इसकी वजह से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन में भी यूज़फुल होगा, वो भी अभी दिखाएंगे आपको। अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर हम इनको मिला दें एम और एल को, तो एम और एल क्या है? माध्यिकाएं, मध्य बिंदु है। एम और एल अगर मध्य बिंदु है तो आपको थ्योरम याद होगी, मैंने प्रूफ कराया था उसको थेल्स थ्योरम में, कि एम एल जो होगा मतलब ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये क्या होती है? इस पूरे का आधा होती है, आधा होती है। तो एम एल को क्या लिख सकते हैं कि ए सी का आधा हो जाएगा। अगर ए सी की वैल्यू लिखनी चाहें तो क्या लिखेंगे? एम एल का डबल हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू यहाँ एम एल का डबल रख दीजिए। देखिए फिर से नया फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला? ए एल का स्क्वायर और सी एम का स्क्वायर का एडिशन क्या आ जाएगा? 5/4। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए सी की जगह 2ml का स्क्वायर, यही लिखेंगे। 2ml का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, और ये कैंसिल कर देगा। आप पूरा फिर से फार्मूला क्या नया पा जाएंगे कि ए एल का स्क्वायर और सी एम का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 5 टाइम्स एम एल का स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बन गया। फिलहाल आपको एक फार्मूला याद कर लेना है, यही आप याद कर लीजिए, यहीं से आप बाकी चीज़ें भी डिराइव कर लीजिए। समझ में आ गया होगा ना? तो ये इस तरह से फार्मूले जो थे मैक्सिमम मैंने बता दिए हैं। बाकी कोई फार्मूला मिलेगा वो हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट्स को समझना, बेसिक्स आपको पता हो जाने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आप फार्मूला रट के या फिर सिर्फ क्वेश्चंस करके नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चंस। मैक्सिमम लोगों की यही दिक्कत है कि क्वेश्चंस देखते हैं, समझ में आता है, उसके बाद भूल जाते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन रट लेने से कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखा गया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर। पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर। और पूछा गया है यदि जी केंद्रक हो, जी सेंट्रॉयड हो, तो आपसे पूछा गया है जी डी की वैल्यू क्या हो, जी क्यू की वैल्यू क्या हो। जी क्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ट्रायंगल, अच्छा पी क्यू आर दिया गया है ट्रायंगल, तब ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, तो आप तुरंत फटाक से बना लिया करिए एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पे हम 90 डिग्री रख रहे हैं, क्यू 90 डिग्री है। फिर कहा गया है जी क्यू, अगर जी केंद्रक है, जी केंद्रक है मतलब सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचने पे ही मिलेगा आपको केंद्रक जी, है ना। आपसे पूछा गया जी क्यू की वैल्यू बता दीजिए। अगर पी क्यू 5, क्यू आर 12, ये 12। अगर ये 5 12 है तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अगर ये पूरा 13 हो गया तो आपको पता है ये अगर माध्यिका है तो तीनों आपस में बराबर होते हैं। कितना कितना होते हैं? 13/2, 13/2, हाइपोटेन्यूज का आधा, ये तीनों हो जाएंगे। अगर ये तीनों बराबर हो गए और जी क्या है, माध्यिका है, सॉरी सेंट्रॉयड है। अगर ये सेंट्रॉयड है तो क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा इस पूरी लाइन को। और पूरी लाइन हमको मिली है 13, यानी 2 + 1 3 की वैल्यू 13/2 मिली है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया जी क्यू मतलब 2 आपको दिया गया है, ये 2 वाला साइड निकालना है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/3। सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 13/3। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने कहा था ना बहुत ही आसान है, तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो लिख लीजिए पहले। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। मुझे लगता है सभी लोग नहीं कर पाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा आप अपने आप से, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। लिखिए ABC त्रिभुज में, एक त्रिभुज ABC में केंद्रक G है यदि GM 3 सेंटीमीटर, GN 4 सेंटीमीटर।
जी एम आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, जी एन 4 सेंटीमीटर, और एंगल बी जी सी एंगल बी जी ए 90 डिग्री, एंगल बी जी ए 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया लास्ट में कि जी सी की वैल्यू बता दीजिए। आपको एक त्रिभुज बनाना था। कौन सा त्रिभुज बनाना था? एक त्रिभुज हमने बना लिया ऐसा। केवल समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी इसलिए ऐसा बनाया है, अदरवाइज आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। चलिए हम नॉर्मल ट्रायंगल बना देते हैं, नहीं तो आप यही कहेंगे कि जब मन करता है आप तिरछा बना लेते हैं, जब मन करता है लेटा देते हैं ट्रायंगल को, जब मन करता है खड़ा कर देते हैं ट्रायंगल को। तो इसलिए हम सीधा बनाते हैं। देखिए इस ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है या ऐसा कुछ, तो इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज है ए बी सी, और आपसे कहा गया है कि जी जो है सेंट्रॉयड है, माध्यिका का कटान बिंदु ही होता है सेंट्रॉयड। तो ये मैंने माध्यिकाएं खींच ली दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी पॉइंट, और आपसे कहा गया कि जी सी की वैल्यू निकालिए। सॉरी इधर उधर हो गया थोड़ा सा। बी जी ए यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा। अब सही। और आपसे पूछा गया जी सी की वैल्यू, मतलब ये वाली साइड आपको निकालनी है। तो आप निकाल के देखिए आपको आ रहा है या नहीं। ये आपको एंगल दिया गया है 90 डिग्री है। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा हमें लगता है, तो आप सॉल्व करिए। देखिए आपको क्या पता है, जी एम और जी एन की वैल्यू, जी एम और जी एन, ये पूरा ट्रायंगल था। बस इतनी चीज़ दी गई है। अगर आपको आ रहा है तो आप पॉज करिए वीडियो, सॉल्व करके चेक करिए। देखिए हम बताते हैं आपको, जी एम और जी एन दिया गया है 3 और 4। अगर आपको ये 3 और 4 दिया गया है तो मैंने आपको जब माध्यिका पढ़ाया था मीडियन में, मैंने बताया था ये क्या होता है। अगर ये जी है तो ये 2:1 में होता है। 1 की वैल्यू 3 तो 2 की वैल्यू 6। इसको मैंने वहाँ पे बताया है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से कहते रहे, ठीक। ये देखिए ये भी 2:1 में होगा। 1 की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू 8, यानी ये 8 और 6 आ गया। अगर 8 और 6 है ये दोनों, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी या नहीं? आपको पता है कि ये जी है, जी मतलब सेंट्रॉयड है, तो अगर सी जी को आगे बढ़ाएंगे तो ये भी मध्य बिंदु पर कट करेगी, मतलब ये मीडियन हो जाएगी कि नहीं? अगर ये मीडियन हो गई तो ये तीनों बराबर होंगे। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये मीडियन खींच दें हम, तो मीडियन क्या होती है? इन तीनों के बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूज के आधे के बराबर ये दोनों और इन्हीं के बराबर मीडियन। यानी अगर आपको मीडियन निकालनी है ये वाली, या आपको निकालना है, हाँ ये इतना मान लीजिए निकालना है, तो ये इतना निकालने का तरीका क्या हो जाता है? 10 का आधा, यानी ये 5, ये 5, ये भी 5। बात समझ गए हैं? ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये तो समझ में आया होगा ना। देखिए यहाँ से समझ में आया होगा कि अगर ये 90 डिग्री है और यहाँ से हम सामने वाली भुजा पे मीडियन खींच रहे हैं, माध्यिका खींच रहे हैं, तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? और आधे आधे भी होते हैं, आधे होते हैं, तो ये आधा, ये आधा, ये आधा, तो 10 का आधा 5, 5, 5 ये हो जाएंगे। अगर ये 5 हो गया, ये भी सेंट्रॉयड से पास हो रहा है, मतलब ये भी 2:1 में डिवाइड करेगा। 1 की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी? 10। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको मैंने एक और तरीका बताया था, अगर आपको याद हो, मीडियन में मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि अगर मीडियन खींची जाए और ये 90 डिग्री बनाए तो क्या होता है? ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर होता है, यानी ए बी जो होता है जी सी के बराबर होता है। तो आप डायरेक्टली भी कह सकते थे, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती आपको, आप थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते और कह देते। देखिए ये इतना ना खींचते आप, ये बस आप इतना ही बना हुआ रहने देते। ये पूरा 10 था, आपने कहा कि ये अगर पूरा 10 हो गया है और ये 90 डिग्री है, तो आपने प्रूफ कर रहा है कि ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर होती है। तो ये 10 हो गया, तो वो भी जी सी भी 10 होना चाहिए। तो दोनों तरीके से आप सी जी या जी सी जो भी पूछा गया है उसकी वैल्यू 10 निकाल सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, तो उसमें परेशान मत होया करिए कि कौन से तरीके से आप कर पा रहे हैं। जो आपको तरीका समझ में आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, वही सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि शॉर्टेस्ट मेथड, यानी जो इजी हो रहा है
वही करिए। शॉर्टेस्ट मेथड का मतलब ये नहीं हुआ कि शॉर्टकट खोजिए कि याद करने आधी चीज़ें या कोई ट्रिक खोज लें। ट्रिक वगैरह शॉर्ट मेथड ही हैं जो जल्दी करने के तरीके हैं। तो ट्रिक वर्क के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़िए, बेसिक समझते रहिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 126 सेंटीमीटर और सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर दिया गया है 126 सेंटीमीटर और सबसे छोटी मीडियन जो दी गई है आपको वो 28 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे निकालना है। आपको पता है सबसे छोटी माध्यिका कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी भुजा हो उस पर डाला गया लंब सबसे छोटा होता है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। तो ये सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। इसी पर सबसे छोटी माध्यिका खींची जाती है। जैसे वहाँ पे बताया था मैंने, परपेंडिकुलर सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ी भुजा पे डाला गया, वैसे ही सबसे बड़ी भुजा से माध्यिका अगर खींची जाए तो वो भी सबसे छोटी होती है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटी माध्यिका कौन सी होगी? जो हाइपोटेन्यूज को मिलाती है। हाइपोटेन्यूज को मिलाने वाली माध्यिका सबसे छोटी होगी। इस वजह से ये अगर BD मान लें तो BD की वैल्यू दी गई है 28। BD की वैल्यू दी गई है अगर आपको, तो क्या पता चल गया माध्यिका क्या होती है? माध्यिका इन दोनों के बराबर होती है। तो ये अगर 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा, यानी ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। आपको पता है कि अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? S माइनस C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? S क्या हो जाएगा? S मतलब सेमी पैरामीटर। पैरामीटर 126 है तो सेमी पैरामीटर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 63। तो ये भी 63 माइनस C क्या होगा? 56 होगा, 56। तो ये 56 हो गया। तो 7 बचेगा ना, तो 7 से गुणा कर दीजिए, 7 3 21, 7 6 42, तो 441 आएगा आपका आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिख लीजिए, त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। रेखा BD त्रिभुज को 2 बराबर परिमाप वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यदि AC 10 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो BD की वैल्यू बताइए। AC 10, BD की वैल्यू आपसे पूछा गया है, BC की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, तो आप फिर से बता देते हैं। देखिए, एक त्रिभुज है जिसमें आपसे कहा गया ये त्रिभुज है ABC। AC दिया गया है 10 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, B पे 90 डिग्री है, ये भी कहा गया है। BC 8 है, ये 10, BD पूछा गया है ना। D ऐसा पॉइंट है कि ये त्रिभुज को 2 बराबर परिमाप वाले भागों में विभाजित करता है। पहली बात तो 8 10 पे क्या बनता है? ट्रिपलेट 6 बनता है, ये लिख लिया आपने। फिर इसको मान लीजिए कुछ भी, ये x मान लीजिएगा, ये y मान लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस y। कोई दिक्कत? अब दोनों के परिमाप बराबर होने चाहिए, तो लिख लीजिए परिमाप क्या हो जाएगा? ABD का, त्रिभुज ABD का परिमाप 6 + y + x, ये बराबर होना चाहिए इसके परिमाप के बराबर, यानी 8 + 10 - y + x। दोनों साइड में x कैंसिल हो रहा है, y को इधर ले आइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 2y की वैल्यू 18 - 6 यानी 12, 18 - 6 12। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, 6 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर 6 आ गई तो आप क्या कह सकते हैं? ये इतना पार्ट हो गया 6, तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा? 10 - 6 यानी 4। अब यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू भी निकालना आसान है, आप निकाल सकते हैं। BD की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो BD की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ से 2-3 तरीके हैं निकालने के। सबसे बढ़िया तरीका है कॉस रूल लगा दीजिए। कॉस रूल आपको याद हो गया होगा। कॉस रूल क्या होता है? ये अगर हम एंगल ले रहे हैं C, एंगल अगर C ले लेंगे तो कॉस C छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? इस वाले में कॉस C क्या होगा? बगल बगल की साइड के स्क्वायर का सम होता है और सामने वाली भुजा का स्क्वायर माइनस किया जाता है और ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड का मल्टीप्लिकेशन, है ना। लेकिन हमारे हिसाब से कॉस C आना क्या चाहिए था? ये 90 डिग्री है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो यहाँ से उसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए। बेस 8 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 10। अब ये दोनों आपस में बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल दीजिए। ये अगर इन दोनों को आपस में बराबर करिएगा तो 2 × 5 = 10, ये 5 हो जाएगा और 8 × 4 = 32 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 32 × 8
तो 8 दूना 16 और 8 3 24, ये आ गया। और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, 64 हो जाएगा और 16 हो जाएगा 80 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला। एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, 80 के साइड में इन दोनों को ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 256/5, तो 80 गुणे 5 हो जाएगा, 8 5 40, 400। 400 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 100 कितना आ जाएगा 134 144/5। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा x की वैल्यू तो 144 का स्क्वायर रूट 12 और बटे में √5, ये होना चाहिए था आंसर। चेक कर लीजिए, 12/√5। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं पहले स्टार्टिंग की क्लासेस में जब ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। अच्छा, एक चीज़ आपको देखने में हमें आ रहा है कि ज्योमेट्री की क्लास में आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बोर मत होइएगा। थोड़ा लंबी क्लासेस होती हैं, लेकिन अब अगर आप कंपेयर करिएगा कि नॉर्मल क्लासेस जब आपकी चलती थी तो क्या इतनी जल्दी इतनी चीज़ें कवर होती थी? कभी नहीं होती थी, आपको रियलाइज़ होगा। तो बोर मत होइए, बढ़िया से पेशेंस बना के मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि देखने में आ रहा है कि आप थोड़े से रिलैक्टेंट हो गए हैं, थोड़े से शायद अयोध्या के मामले में इधर उधर लग गए हैं, मतलब कहीं भी इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व मत होइए ज़्यादा चीज़ों में, इधर उधर कर सब चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए पढ़ाई। मेनली आपका एम क्या है? पढ़ाई है ना। अच्छी बात है, जो भी हो रहा है बढ़िया है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई आपके लिए, जो आपकी लाइफ बनाएगी, जो आपके लिए सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करेगी, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी मेहनत करना, है ना। तो आप रिलेक्टेंट मत होइए, हल्के मत पढ़िए, ढीले मत पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। इस टाइम हमें देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा आप रिलेक्टेंट हो गए हैं, कि क्लासेस कम ले रहे हैं, नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं आपको, फिर जब पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे, है ना। चलिए पढ़ाई करिए मेहनत से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है, तो हम पहले ही A को 90 डिग्री बना लेते हैं। ये A हम यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे B, यहाँ पे C। ठीक है, दिया गया है त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री है। दो न्यून कोणों के द्विभाजक M पर मिलते हैं। यदि M से कर्ण की दूरी 2√2 2√2 है तो MA की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, दो न्यून कोणों के समद्विभाजक, मतलब इसको छोड़ के बाकी इन दोनों के द्विभाजक जो है वो ऐसे कुछ M पर मिलते हैं। ये M पॉइंट है और क्या दिया गया है, M से A की कर्ण के बीच की दूरी वो दी गई है 2√2, मतलब दूरी दी गई है, मतलब क्या समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर ही होगी ना, ये 2√2 दी गई है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर हम कहें कि यहाँ से परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहे हैं एक ठू, और ये आपको परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है तो इसको हटा के थोड़ा सा डेविएट करते हैं और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ड्रॉप करते हैं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको डेफिनेशन याद होगी, जो कि नहीं याद होगी हमको पता है। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था, इन सर्कल की डेफिनेशन क्या थी कि एक ट्रायंगल होगा, उसके अंदर अगर एक इन सर्कल बनाया जाएगा तो इन सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर होगी कौन सी, जो भुजाओं को जहाँ पे टच कर रहा है, और वो परपेंडिकुलर भी होती है। ये मैंने आपको जब इन सेंटर पढ़ाया था तो बताया था कि इसको याद रखिएगा कि इन सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर होती है भुजाओं पे, कहाँ पे, जहाँ वो टच करती है। ठीक है, और तीनों जगहों पे टच करती है, और ये चूंकि सेंटर से मिलाए जा रहे हैं परिधि पर, तो ये क्या होता है, रेडियस 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 यानी बराबर होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। इन सेंटर कैसे खींचा जाता है, एंगल बाइसेक्टर से खींचा जाता है। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर खींचे गए, इसका मतलब ये इन सेंटर रहा होगा, और अगर ये इन सेंटर है तो यहाँ से सभी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयाँ बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो ये अगर 2√2 है तो ये भी 2√2 होगा और ये भी 2√2 होगा। तो अगर ये 2√2 ये 2√2, ये 90 ये 90 ये 90, तो तीसरा भी 90 होना चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब ये क्या बन गया, वर्ग बन गया। अगर ये वर्ग बन गया, वर्ग कैसे बना, चारों कोण 90 डिग्री हो गए, ये दो भुजाएं बराबर हो गई, तो बाकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, क्यों, श्योर है ना। ये दो ही चीज़ हो सकता था, अगर चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल के अगल बगल की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ये श्योर है कि स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो ये 2√2 हो जाएगा सभी भुजाएं। और आपसे पूछा क्या गया है, m से a तक की दूरी, तो ये क्या है, इसका डायगोनल है ना। और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, नहीं पता है तो हम आपको आगे बताएंगे, वैसे तो बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए, 8th 9th 10th सभी में पढ़ा होगा। ये क्या होता है, a√2 होता है ना, a क्या है 2√2 और इसका इंटू √2 यानी 2√2 इंटू √2, आंसर क्या आएगा 4। समझ में आ गया होगा, आसान सा था, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद करनी थी। इसीलिए हमने कहा है कि जितने भी सेंटर्स के बारे में पढ़ाया गया है उनकी डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिएगा। डेफिनेशन में ही ये लिखवाया गया था कि इसकी जो इन सेंटर होता है उससे सभी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, डेफिनेशन में लिखवाया था मैंने। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, मतलब सीमा नहीं है कितना बढ़िया बेहतरीन सवाल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लिखिएगा। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में एंगल C = 90 डिग्री, AL BAC का कोण द्विभाजक है। AB पर एक बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि LM इज परपेंडिकुलर टू AB। LM जो है परपेंडिकुलर AB पर है। फिर लिखा गया है कि LM की वैल्यू 3 और MB 4, LM 3 MB 4, और आपको पूछा गया है कि AB की वैल्यू बताइए। आपको क्या क्या दिया गया था, त्रिभुज ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत बना लीजिए, जिसमें C पर राइट एंगल है, तो ये अगर C पर राइट एंगल, हाँ C पर है, तो हम AB यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या दिया गया है कि ये 90 डिग्री है, यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं L पर, AL खींचा गया है, BAC का कोण द्विभाजक है, और AB को ये M पर, ये M बिंदु है, और ये भी कहा गया कि LM जो है AB पर परपेंडिकुलर है। ये इतना कहा गया है, हाँ। अब देखिएगा, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए थीटा, ये अगर थीटा हो गया, ये 90 है, तो पूरा ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखिए, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वैसे तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं, समझ रहे होंगे, इतना दिमाग में रख लीजिए। तो आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, LM दिया गया है, LM 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको दिया गया है MB ये 4 सेंटीमीटर। तो बस सिमिलरिटी लगाना है और कुछ नहीं करना है। आपको AB निकालना है, तो AB हम अभी निकालते हैं, सिमिलरिटी लगाते रहिए बस। देखिए सिमिलरिटी कैसे लगाना है। पहली बात तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि ACB है ट्रायंगल, ACB, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं। देखिए ट्रायंगल ACB में ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो अब दूसरा ट्रायंगल ये छोटा वाला ले लेते हैं। कौन सा लेना पड़ेगा, ट्रायंगल LMP। देखिए ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं, एंगल B कॉमन एंगल है, एंगल C एंगल M बराबर है। देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होता है, और ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो हम ले लेते हैं इनके साइड्स का रेशियो। साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो 90 डिग्री के सामने हमें पता नहीं है, थीटा के सामने यहाँ पे 3 हो गया है, तो यहाँ भी थीटा के सामने 3 हो जाएगा। हम रेशियो लिख रहे हैं केवल, ठीक है। देखिए रेशियो कैसे लिखते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये साइड नहीं लिख रहे हैं, हम रेशियो लिख रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। ये हो गया AC, और थीटा के सामने यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 हो गया, और ये 90 माइनस थीटा के सामने अगर 4 था तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा के सामने ये पूरा 4 हो गया। बात समझ में आई। अगर ये पूरा 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा होना क्या चाहिए था 5। ये सभी रेशियो लिख रहे हैं, इसलिए हमने ये मार्क बना दिया है, ये रेशियोज है, ठीक। अगर ये 3 4 5 हो गया
और ये भी आपको दिया गया है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर आपको थ्योरम याद हो, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या थी, एंगल बाइसेक्टर अगर खींचें तो इसका रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता था, याद है। तो वही थ्योरम आपको फिर से अप्लाई करनी है यहाँ पे भी, वही थ्योरम अप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये अगर 3 और 5 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो इनका भी रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5, यही हो जाएगा। अगर ये 3:5 हो गया, हम लिख देते हैं, देखिए 3:5, और ये हमें पता क्या था, 3, 4 है तो ये 5 होना ही चाहिए, क्यों, ये 90 डिग्री है, ट्रिपलेट बना रहा है ना, ये 5 होना चाहिए, ये वैल्यू है, और ये सारे हम रेशियो निकाल के चल रहे हैं। तो अभी रेशियो को हम वैल्यू के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ से हमारे हिसाब से ये 3:5 है, और ये ऑलरेडी हमें पता था 5 है, यानी 5 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई। तो 5 की वैल्यू अगर 5 के बराबर हो गई तो ये 3 की वैल्यू 3 होना चाहिए, यानी ये पूरी साइड ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, यानी ये पूरी साइड 8 हो गई। इस पूरी साइड की वैल्यू आई है 8। ये कंफ्यूज मत होइएगा, हम तो 4 निकाल के बैठे थे, ये हमारी वैल्यू 8 आई, यानी 4 का डबल आई, है ना। तो इसका मतलब ये सारी साइड्स डबल हो जाएंगी। ये अगर 4 का डबल 8 है तो ये 5 का डबल 10, और आपका आंसर यही था 10। आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो, मुझे लगता है हुए होंगे, तो हम फिर से आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। देखिए पहली बात तो आपको क्या दिया गया था, जो भी चीज़ें दी गई थी वो हम बता देते हैं। पहली बात तो आपको दिया गया था ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 5 होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि ये ट्रिपलेट बना रहा है ना। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अगर ये सिमिलर है तो ये AC और LM का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC, CB या BC जो भी लीजिए, MB, ये हो जाएगा कि नहीं। तो AC की वैल्यू आपको, AC और BC की वैल्यू हम अगर निकालना चाहें, मतलब इन दोनों का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, LM/MB। LM की वैल्यू 3 है और MB की वैल्यू 4 है, यानी AC और BC का रेशियो आ जाएगा 3 और 4, यानी ये AC और BC के रेशियो हमने निकाल लिया 3, 4। अगर ये 3 और ये 4, ये 90 डिग्री, तो ट्रिपलेट से ये 5 होना चाहिए था, या नहीं भी निकालिएगा तब भी आपका आ जाएगा आंसर, उसमें डरिए नहीं। तो ये 4, ये 3, ये 5, और ये 3 और 5 हो गया अगर, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से जो रेशियो यहाँ पे है वही रेशियो यहाँ भी होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, यानी एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा 3 इसके, तो यानी ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये पूरी साइड क्या हो गई, 8 हो गई। हमारे हिसाब से तो साइड 4 आई थी, लेकिन हमारे आंसर में साइड 8 आ रही, 4 की वैल्यू 8, यानी 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10। आपका यही आंसर था। मैंने कहा था ना, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे। राइट एंगल ट्रायंगल चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है, तो जितने भी हमें लगता है क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कर लीजिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, फार्मूले पे बेस्ड। लिखा गया है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है, AC दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है AD 3√5/2। अगर आपको याद आ रहा हो, पूछा गया है माध्यिका CF की वैल्यू। ये पूरा फिगर बना के दिया गया था शायद। ये सारी माध्यिकाएं हैं, अगर आप खींच दीजिएगा ये और ये, CF ये है, ये AD है, B पे 90 डिग्री है। तो आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कि AD और CF मतलब दोनों माध्यिकाओं का स्क्वायर का सम, ये किसके बराबर होता है, AC दिया गया है तो AC के फॉर्मेट वाला लिख देते हैं, 5/4 AC का स्क्वायर, यही लिखा था, तो इसी में लगा दीजिएगा, आंसर आएगा 2√5। सॉल्व कर दें, चलिए। अच्छा, CF स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5/4 AC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर 3√5/2 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करिएगा, जब 25 पंचे 125 यहाँ से मिल जाएगा, अगर हाँ ठीक है, 25 पंचे 125 यहाँ पे मिल जाएगा, /4, 3 3 9 5 45/4। तो 125 में से आप 45 माइनस करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। हाँ 80/4, हाँ 80/4 यानी 20 मिल जाएगा, और 20 को आप स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√5।
आपका आंसर आएगा 2√5। तो आज के लिए इतना ही रखता है। मैक्सिमम चीज़ें आपकी हो गई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी इस पे। अब जो भी बची हुई चीज़ें हैं, बचे हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, वो सारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक को मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलता है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल रिलक्टेंट मत होइए, लेज़ी मत होइए, बहुत मेहनत करिए पढ़ाई में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।